अमेरिका में चुनाव निपटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी टीम बना ली है, तय कर लिए हैं और आगे वो टीम में किसे लेंगे, कौन कौन होंगे उनकी टीम में। और फिलहाल जिस तरह से एक नया विभाग वहां बना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कम किया जाए, क्या रणनीति है ट्रंप की। एलन मस्क एंटर हुए हैं और भी कई लोग एंटर होंगे। कैसे काम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और क्या अंदर खाने चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर हिंदी। अमेरिका में चुनाव निपटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी टीम बना ली है, मेजर खिलाड़ी तय कर लिए हैं और आगे वो टीम में किसे लेंगे, कौन कौन होंगे उनकी टीम में। और फिलहाल जिस तरह से एक नया विभाग वहां बना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कम किया जाए, क्या रणनीति है ट्रंप की। एलन मस्क एंटर हुए हैं और भी कई लोग एंटर होंगे। कैसे काम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और क्या अंदर खाने चल रहा है, इस बिंदु पे आज हमारे साथ बात करने के लिए फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और बताएं क्या चल रहा है उस देश में जहां आप रहते हैं, अमेरिका। नमस्कार, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूँ और वॉशिंगटन डीसी में तो आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। तो आजकल हाल बेहाल ही है और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है, सीधा साधा और स्पष्ट है। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि अमेरिकी सरकार अमेरिकियों की सेवा नहीं करती। अमेरिका एक ज़माने में महान था, आज उस महानता से गिर चुका है और ये उस देश को महान दोबारा बनाएंगे। उस विशाल विकराल देश को ये दोबारा चोटी पर पहुंचाएंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये रोनाल्ड रेगन का, प्रदीप जी, स्लोगन था इलेक्शन में। तो ये उस स्लोगन के साथ लड़ रहे हैं। एक एड था रोनाल्ड रेगन का उस जमाने में। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्यों लोगों को पसंद आया? क्योंकि लोगों की जिंदगी वाकई ही दूभर हो गई थी। मैंने कहा था ना, अमेरिका एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोगों का देश। अभी मेरे एक मित्र हैं, वो सीनियर इकोनॉमिस्ट रिटायर हुए यूएस ट्रेजरी से, हालांकि सीनियर मोस्ट थे शायद जब रिटायर हुए हैं। और उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, $3 लाख लग गए हैं। हेल्थ केयर में आग लगी है जी, चाइल्ड केयर में आग लगी है, शिक्षा का दाम आसमान छू रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बहुत ज्यादा है। हमारा एक ग्राफ है लिंक्डइन पे, एफओआई में देखिए आप। एफओआई हमारी जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल रिस्क एडवाइजरी है, फेयर ऑब्जर्वर से अलग है। उसमें फूड इन्फ्लेशन और अमेरिकियों के तनख्वाहों का ग्राफ है। लिंक्डइन पे लोग फॉलो कर लें वो पेज, उसमें बड़े अच्छे अच्छे ग्राफ आपको मिलेंगे। जी, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। तो महंगाई, खाने की महंगाई, दूध की, दही की, दाल चावल रोटी, दाल चावल गेहूं से ब्रेड बनेगी, यहाँ रोटी तो लोग ज्यादा खाते हैं, ब्रेड जरूर खाते हैं। मीट की, अंडों की, हर चीज का दाम बढ़ गया, तो लोग दुखी थे, त्रस्त थे। अब सारा कसूर ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन साहब का है, ठीक है, कुछ महंगाई तो हुई कोविड की वजह से, जो कि मार्च 2020 में आ गई, उसमें तो दोष नहीं था जो बाइडेन साहब का। कुछ महंगाई आई रूस और यूक्रेन की लड़ाई से, उसमें मान लें थोड़ा बहुत दोष हो उनका, पर वो भी ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन के कारण लड़ाई हुई। लड़ाई तो इनके आते ही शुरू हो गई।
काफी जल्दी 2022 में शुरू हुई। और इनका स्टिमुलस, उससे थोड़ी बहुत महंगाई हुई, लेकिन ये है कि ले दे के महंगाई काफी दिन से चल रही है, और महंगाई से ज्यादा घर का किराया बहुत ज्यादा है। तो जो मैंने कहा, क्या जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को चाहिए, भाई सर पे छत चाहिए। हमारे यहाँ भी क्या कहते थे, रोटी कपड़ा और मकान, है कि नहीं? जी बिल्कुल, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म भी बनी है हमारे यहाँ पे इस मुद्दे पे। जी हाँ, तो रोटी महंगी हो गई, मकान महंगा हो गया, जी कपड़ा भी महंगा हो गया, बिल्कुल। ट्रेड वॉर हुई, लड़ाई हो गई इसराइल और फलस्तीन की, हुथी, हमास, हिजबुल्लाह, उस पे हमने बात भी की है। तो उससे क्या हुआ कि भाई जहाज नहीं जा रहा था, तो मतलब काफी चीजें हुई। तो ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन का दोष रहा, जी पर ये है कि लोग, कुछ दोष था, पूरा तो नहीं, लेकिन यह है कि चूंकि महंगाई बढ़ गई, चूंकि इतना दर्द वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास को हुआ कि वो कहे भाई कहाँ का ग्रेट, और ये कई सालों से ये बीमारी चल रही है। ये प्रधानमंत्री, अरे यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होते, एक राष्ट्रपति का दोष नहीं है साहब, लेकिन कई दिनों से ये जो बीमारी चल रही है, इसका घोर नुकसान हुआ जी लोगों को। और फिर लोग गुस्से में आके बोले कि ठीक है जी, तहस नहस जी कर देते हैं, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट को वोट देंगे, जो कि रिपब्लिकन पार्टी का हॉस्टाइल टेक ओवर किया। रिपब्लिकन पार्टी किसकी पार्टी थी? रोनाल्ड रेगन की थी, उसके बाद जॉर्ज बुश सीनियर की थी, उसके बाद जॉर्ज बुश जूनियर की थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने जेब बुश को ही हरा दिया, बुश परिवार को एकदम बुश झाड़ियों में डाल दिया। बुश में डाल दिया है, जी बिल्कुल। बुश भेज दिया अफ्रीका के बुश में, वो जाके अब जो है घास छोल रहे हैं या घास चर रहे हैं, जो भी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो रिपब्लिकन पार्टी पे कब्जा बनाया, फिर 2016 में पॉपुलर वोट न जीते, लेकिन प्रेसिडेंशियल वोट, यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज का खेल होता है, हर स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, और अगर आप इलेक्टोरल कॉलेज जीत गए तो आप राष्ट्रपति बनते हैं। तो 2016 में हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के वोट मिले, तो वो राष्ट्रपति बन गए। उससे बड़ा खुमार था, लोग नाराज थे। लेकिन इस दफे 2024 में 8 साल बाद अमेरिका का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कमबैक, और आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति हैं, और अब ये आए हैं बिल्कुल उथल पुथल करने के पूरे मूड में। गोली खा के आए हैं सर कान पे, तो गोली खा के आए हैं कान पे, आपने देखा होगा जुलाई में जो के बाद तो है ही, गोली खा के आए हैं, कोर्ट केस इतने हुए हैं, माँ को लाने की स्थिति थी पहले। बिल्कुल। जी तो अब सवाल उठता है कि भाई क्या होगा। मजेदार चीज क्या है कि कौन कौन लोग हैं इनकी कैबिनेट में, जी है ना, मजेदार लोग हैं। बड़े नाम क्या है भाई? बड़े नाम तो, सबसे बड़ा नाम दुनिया का सबसे रईस आदमी है, कौन है वो? इलॉन मस्क। जी इलॉन मस्क कौन है भैया? टेस्ला के मालिक हैं। ठीक है, जी इलॉन मस्क टेस्ला के फाउंडर हैं, ट्विटर के मालिक हैं, है ना। हाँ, सिटीजन की बात कर रहे हैं, डोज उनका चर्चा में, डोज DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अध्यक्ष के 2 लोग हैं, इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी। जी इलॉन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं, ये विवेक रामास्वामी भी रईस हैं, इतने रईस नहीं है, ये फंड वंड चलाते थे। जी और इलॉन मस्क का एक क्रिप्टो करेंसी है कॉल्ड, जिसका नाम है डोज, बिल्कुल डोज कॉइन। और ये क्या कहे हैं कि ये करेंगे क्या? डिसमेंटल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी स्लैश एक्सेस regulations, cut wasteful expenditures and restructure federal agencies. Okay.
बहुत बड़ा इनको दामोदार दिया गया है। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि भई कुछ हफ्ते में दोनों लोग अल्फा मेल हैं, कुछ हफ्ते में मार-पिटाई हो जाएगी दोनों में और इलॉन मस्क चले आएँगे। कुछ लोगों का और कहना है कि ये बोर होके चले आएँगे, भई ब्यूरोक्रेसी बदलना बड़ा मुश्किल है, ऐसे फायर करना बड़ा मुश्किल है, नहीं कर पाएँगे, चले जाएँगे। ठीक? कुछ और लोगों का कहना है कि विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क आँख से आँख नहीं मिला पाएँगे, इन्हीं में शुंभ-निशुंभ की तरह मुठभेड़ हो जाएगी, ये चले जाएँगे। विवेक रामास्वामी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुके हैं, बड़ी ईगो है, बोलते अच्छा हैं, अम, काफ़ी एग्रेसिव आदमी हैं, जी यंग बिल्कुल। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन चक्कर ये है कि ये कह रहे हैं कि $2 ट्रिलियन कट कर सकते हैं, इन्होंने ये कहा है, बहुत बड़ी चीज़ कही है। अच्छा, यूएस फेडरल गवर्नमेंट कितना खर्च करता है? अम, ये खर्च करता है 6.75 ट्रिलियन हर साल। और भारत तो ये कह रहे हैं कि 30% जी कट कर देंगे। जी अम, कट करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि 880 बिलियन 13% तो इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है, कर्ज़े पे, नेशनल कर्ज़ा बहुत है, जी ठीक? 1.46 ट्रिलियन चला जाता है सोशल सिक्योरिटी पे, जी। जो कि पेंशन्स हैं, 65 के ऊपर। अच्छा, अमेरिका पे भी कर्जा है सर, सवाल ये है बड़ा। अमेरिका पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, सबसे ज़्यादा कर्ज़ा शायद देता है हाँ, उसको अमेरिका सबसे ज़्यादा देता कर्ज़ा है। अमेरिका का ही है, अच्छा। क्योंकि अमेरिका को हर आदमी कर्ज़ा देने को तैयार है, डॉलर, लेकिन ठीक है? अमेरिका ले रहा है तो वो बड़ी चीज है सर। हमारे भारतीय तो ये सोचते हैं कि कर्जे हम ही ले रहे हैं, या पाकिस्तान ले रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, वो बर्बाद हो रहा है। चलिए अमेरिका जम के ले रहा है, लेकिन देखिए अमेरिका का कर्ज़ा अंबानी-अदानी के कर्ज़े की तरह है। अच्छा। कर्ज़ा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता। अमेरिका में जी। और बाकी देशों का कर्ज़ा एक जयपुर के मिडल क्लास आदमी का कर्ज़ा है आपकी तरह। अगर मज़ाक क्या है, अगर आप जो है बैंक से 10,000 रुपया लेते हैं लोन या लाख रुपया भी लेते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप बैंक से 100 करोड़ रुपया लेते हैं, तो वो बैंक की प्रॉब्लम है। सही, बिल्कुल। क्योंकि बैंक ही बैठ जाएगा। तो बैंक को क्या है जी, तुसी के पास पैसे नहीं है, 100 नहीं तो 80 लौटा दो। तो जब कर्ज़ा लो तो आप बड़ा लो। ये बात। इतना बड़ा लो कि बैंक को बोलो कि नहीं दे सकते जी, दिवाला हो जाएगा। वो हमारे यहाँ पे एक दर्शन है, चार्वाक का दर्शन। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता गितम दिवेत। चार्वाक की तरह जी रहा है अमेरिका। अ, तो अब देखिए कट करना तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि डिस्क्रेशनरी यूएस स्पेंडिंग जी तो काफ़ी कम है। वो डिफेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, सोशल सर्विसेज है। तो या तो ये रिफॉर्म करेंगे सोशल सिक्योरिटी, ठीक है? या तो फिर अ, ये जो हैं क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तो सिर्फ 1.7 ट्रिलियन है। तो कैसे 2 ट्रिलियन देंगे पता नहीं। तो वायदे काफ़ी काफ़ी कर चुके हैं ये और एक और चीज़ है कि यूएस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग सिर्फ 37.5% है जीडीपी की। फ्रांस की है 57.2%, इटली की है 50.6%, जर्मनी की है 48.2%, यूके की है 43.4%, कनाडा की है 43.3%, जापान की है 42.2%। जी तो बाकी फर्स्ट वर्ल्ड देशों के मुकाबले अमेरिका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता है अमेरिकी सरकार, लेकिन अमेरिका की संस्कृति में, अमेरिका के कल्चर में सरकार पे लोग ज्यादा न निर्भर होना चाहते हैं, न सरकार को ज्यादा टैक्स देना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। याद करिए इनकी आजादी की मांग क्या थी? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। टैक्स पे बगावत हुई थी क्योंकि
क्योंकि यहाँ आए ही थे लकड़ी के जहाज में लोग चढ़ के, एग्जैक्टली। स्वाधीनता से कार्य किए थे, अपना जो है जमीन जो है खुद लेकर उस पे एड़ी चोटी का पसीना बहा के, रेड इंडियंस से लड़ के, जिसको आजकल नेटिव अमेरिकन बोलते हैं, इन्होंने यहाँ कॉलोनीज स्थापित की। और जब आजादी की लड़ाई हुई तो मात्र 13 कॉलोनी थी, वो आज बढ़ के 50 हो गई हैं, है ना, 50 स्टेट हो गई हैं। जी। तो 13 कॉलोनी 13 स्टेट बनी। तो अमेरिका का इतिहास अलग है। अमेरिका में माई बाप सरकार का कल्चर नहीं है जो कॉलोनियों में होता है। देखिए, कलेक्टर आज के दिन भी पुरानी कॉलोनियों में है। बिल्कुल। हमारी कॉलोनी में कलेक्टर है, यहाँ इलेक्टेड मेयर है, जी। क्योंकि यहाँ इनको मंजूर नहीं था कि कोई कलेक्टर हो। कलेक्टर का गला काट के इन्होंने उसके साथ फुटबॉल खेला 1776 में, 200 साल पहले। तो इसीलिए टैक्स नहीं चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि अगर सरकार खर्चा ज्यादा करेगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो क्या होता है, दो ही तरीके हैं, या तो आप टैक्स से उसकी भरपूरी करेंगे या कर्जा से। और अगर कर्जे से आज करेंगे तो कल न कल आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो करेंसी की वैल्यू गिरानी पड़ेगी। तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए, राइट के लिए यह है कि भाई किसी तरह आप कम करें, लेकिन अब वायदा बहुत है, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। अब बात करें कि बाकी लोग कौन हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने? मार्को रूबियो। मार्को रूबियो काफी चीन की खिलाफत करते हैं, काफी पाकिस्तान की खिलाफत करते हैं। मार्को रूबियो नहीं चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो। मार्को रूबियो काफी बड़े समर्थक हैं इजराइल के, क्योंकि फ्लोरिडा में रिटायर्ड जूश लोग बहुत हैं, उनका पैसा और उनका वोट दोनों चाहिए इनको। तो मार्को रूबियो काफी अलग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, और इन्होंने चीन के खिलाफ सबसे ज्यादा कानून लाए हैं। मार्को रूबियो के आने से एक चीज तो बड़ी साफ है कि चीन पे प्रेशर बहुत बढ़ेगा। ठीक है, बहुत जो है हॉकिश हैं। हॉक तो आप जानते हैं अंग्रेजी में किसको बोलते हैं, बिल्कुल बाज की तरह झपट्टा मारने को तैयार है चीन। ठीक, तो ये हो गए, एक तो हो गया डोज, एक हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब चलिए डिफेंस सेक्रेटरी, जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल चॉइस है, पीट हेगसेथ। क्यों? आप पढ़ ही रहे होंगे, फॉक्स न्यूज के होस्ट हैं, हालांकि ये फौज में रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई डिपार्टमेंट नहीं चलाया फौज में, जूनियर अफसर रहे। और इनको बनाया क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल ट्रम्प के चेले हैं। और इनके साथ कंट्रोवर्सी क्या है कि 2017 में इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस, सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट के चार्ज थे, और इन्होंने उस महिला को पैसे दिए, जैसे ट्रम्प ने दिए। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने दिए, पैसे दिए उसको चुप करने के लिए, जिससे इनकी फॉक्स न्यूज की नौकरी ना जाए। ठीक है, अब इस पे बड़ी आग लगी हुई है बहुत जोर से। तो पीट हेगसेथ देखते हैं कैसे निकलते हैं, कंफर्म भी होते हैं कि नहीं। उस बात पे, कंफर्म की बात पे आए मैट गेट्स। मैट गेट्स को इन्होंने अटॉर्नी जनरल चुना था, और अटॉर्नी जनरल यहाँ पे बहुत पावरफुल पोजीशन है। इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में कुत्ता बिल्ली नहीं पूछता, अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल, ऐसे ही तो सांसद का वो दर्जा होता है, लेकिन वो कभी बैठता भी नहीं, कोई नहीं है। जी। सीधी बात यह है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की औकात है जी। पर यहाँ पे अटॉर्नी जनरल बहुत सशक्त पोजीशन है, कुर्सी बड़े काम की है। तो इन्होंने चुना था मैट गेट्स को। मैट गेट्स के फ्लोरिडा का कांग्रेसमैन है, बिल्कुल ही ट्रम्प का बिल्कुल चमचा इन चीफ था, सीएनसी। चमचा इन चीफ। उसने जो है केविन मैकार्थी को भी गिराया, जो स्पीकर थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। जी। तो अब मैट गेट्स के साथ हुआ ये कि भैया उसका तो
अंडरएज लड़कियों के साथ स्कैंडल था, फिर अफवाह आई कि भाई इसका कोई वीडियो है 17 साल की लड़की के साथ पूल के बगल में, तो पता चला कि कॉन्फर्मेशन सेनेटर्स ने कहा, सेनेट कंफर्म करता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बजट पास करता है और सेनेट कंफर्म करता है कैंडिडेट्स को ऊपरी पोजीशन। तो सीधी बात यह है कि मैट गेट्स ने गुरुवार को 28 नवंबर को कहा कि भैया मैं अब इस अटॉर्नी जनरल की पोजीशन में नहीं रहूंगा, मैं अपना नाम वापस लेता हूं। 21 नवंबर कि ट्रंप साहब, हमारे ट्रंप महाराज अपना ध्यान केंद्रित करें और मेरे ऊपर जो नौटंकी चल रही है उस पर ध्यान न जाए। तो इन्होंने फ्लोरिडा से ही एक महिला को चुना, पैम बॉन्डी, जो कि प्रोसिक्यूटर रही हैं, फ्लोरिडा की अटॉर्नी जनरल थी। इन्होंने कहा कि ये 20 साल से प्रोसिक्यूटर रही हैं, कमला हैरिस भी प्रोसिक्यूटर थी, और ये बड़ी पैम जो हैं वायलेंट क्रिमिनल्स पे बड़ी टफ रही, और इन्होंने सड़कें बिल्कुल सेफ कर दी, सुरक्षित कर दी फ्लोरिडा के परिवारों के लिए। अच्छा, बॉन्डी पहले एडमिनिस्ट्रेशन में भी रह चुकी हैं, ओपियोइड और ड्रग अब्यूज कमीशन में। और सबसे अहम चीज, ये इनकी ट्रंप की डिफेंस टीम में थी इनके पहले इम्पीचमेंट ट्रायल में। तो उन्होंने वफादार वकील चुना है, एक महिला को चुना है, कॉन्फर्मेशन हो जाना चाहिए। तो ये भी एक अहम पोजीशन है साहब, है ना। फिर आए हम हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। इस पे भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जॉन कैनेडी कैनेडी परिवार के हैं, बॉबी कैनेडी के लड़के हैं, जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं। मैं तो जॉर्जटाउन में रहता हूँ, जहाँ जॉन एफ कैनेडी जी रहते थे कई दशक पहले। तो यहाँ से दक्षिण ही रहते थे, मुश्किल से 5-6 मिनट दूर। तो बॉबी कैनेडी जो हैं, RF के जूनियर, ये भी रॉबर्ट कैनेडी हैं, ये 70 साल के। अच्छा, इनके साथ चक्कर ये है कि इन्होंने एक भालू की लाश न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में जो है छोड़ दी थी बहुत साल पहले। अच्छा। तो इनको भालू का हत्यारा माना जाता है, ठीक है। और मजेदार चीज है कि इनको काफी आपत्ति है मेडिकल एक्सपर्ट से। इन्होंने कहा है कि वैक्सीन्स में और यहाँ की मेडिकल इंडस्ट्री काफी कुछ एडिटिव्स, काफी मिश्रण करती है। तो मेडिकल डॉक्टर्स का कहना है कि भाई ये तो मेडिसिन पढ़े नहीं है, वैक्सीन्स पे बिला वजह बिल्कुल शक का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये शक्की वहमी आदमी। इन्होंने कोविड वैक्सीन पे आपत्ति की थी। इनके आने के बाद कई कंपनियों के शेयर गिर गए, जो पैकेज फूड वाली हैं, वो बर्बाद होने की। गिरेंगे क्योंकि इनसे लोगों को भय है। अच्छा, इनकी कुछ चीजें में दम है, लेकिन कुछ चीजें से लोगों को लगता है कि भाई ये संतुलित दिमाग से काम कर रहे हैं कि नहीं, उस पर संशय भी है। इनसे भी कंट्रोवर्सी काफी है, ठीक। तो ये हो गए। देखिए, अब मैं तो चलता चला आऊंगा, आप बताइए कब मैं बंद करूं। होमलैंड सिक्योरिटी में क्रिस्टी नोएम है। ये साइबर थ्रेट्स, टेररिज्म, इमरजेंसी रिस्पांस और बॉर्डर्स की इंचार्ज है, ठीक है। अच्छा, होमलैंड सिक्योरिटी बहुत पावरफुल हो गई है, बहुत सशक्त हो गई है। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, ये सब करती है। और यहाँ तूफान आते हैं, टाइफून आता है, हरिकेन आता है। अमेरिका में काफी अब क्लाइमेट की वजह से, देखिए फ्लोरिडा में क्या हुआ, तो काफी ये इम्पोर्टेंट है। होम मिनिस्टर की तरह है, लेकिन हमारा होम मिनिस्टर बहुत पावरफुल होता है। यहाँ का भी पावरफुल है, पर उतना नहीं। हमारे यहाँ चूंकि हम कॉलोनी रहे हैं, तो होम मिनिस्टर एक तरह से नंबर 2 होता है।
होम मिनिस्ट्री में सम्मान भी है, ये भी है, वो भी है, लटरम फटरम। पुलिस भी है, सीमा सुरक्षा भी है, कई चीजें हैं। तो होम मिनिस्ट्री काफी सशक्त है। भारत में यहाँ उतनी नहीं है, पर फिर भी सशक्त है, खासकर 9/11 के बाद। अच्छा, क्रिस्टी नोएम के साथ क्या है कि इनको भी बड़ा राइट विंग माना जाता है, ठीक है। एंड और क्रिस्टी नोएम क्या है कि इन्होंने, इनके बारे में भी क्या है कि लोगों को बड़ा शक है, बड़ा संशय है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने एक कैंपेन के समय या भाषणबाजी के समय उन्होंने कहा कि भाई कि ये रनिंग मेट की दावेदार थी डोनाल्ड ट्रंप की वाइस प्रेसिडेंट। पर इन्होंने क्या कहा कि भाई इन्होंने किताब में लिखा, भाषणबाजी नहीं, मैं गलत बोल गया, कि इनको एक कुत्ता दिया गया, एक कुतिया दी गई है, जो कि एग्रेसिव पर्सनालिटी की थी, जिसको कि फेजेंट हंटिंग के लिए इस्तेमाल करना था। और इनकी किताब है नो गोइंग बैक, द ट्रूथ ऑन व्हाट्स रॉन्ग विद पॉलिटिक्स एंड हाउ वी मूव अमेरिका फॉरवर्ड, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई सीधी बात ये है कि बहुत कुछ रॉन्ग है, पर ये साउथ डकोटा की गवर्नर थी कि ये जो है ये अपनी कुतिया क्रिकेट को ले गए। नाम देखिए, क्रिकेट है हमारे भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम है ना। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है सर, लेकिन क्रिकेट फेमस हॉकी है, लेकिन ब्रिटेन का खेल तो क्रिकेट ही है, सब आईपीएल से एडिक्टेड हैं। ऑस्ट्रेलिया का खेल क्रिकेट है, ब्रिटेन का। हाँ, तो फेजेंट हंट पे ओल्डर डॉग्स के साथ ले गए। क्रिकेट जो है, क्रिकेट बिल्कुल एक्साइट हो गई और चेज की सारी बर्ड्स को, और तो इन्होंने कोशिश की क्रिकेट को कंट्रोल में लाने की। और उसके बाद जब ये लौट रही थी तो लोकल फैमिली से बात की, और क्रिकेट ने फिर खूब लोकल फैमिली के चिकन्स को अटैक किया और मार डाला एक को, फिर एक और को अटैक किया। तो इन्होंने कहा कि उसके बाद इनको कुत्ता काटने की कोशिश किया। तो इन्होंने कहा कि कुतिया इनकी डेंजरस थी, वर्थलेसली हंटिंग डाउन, और इन्होंने जो है स्वयं अपने हाथ से उस कुतिया को गोली मार दी, क्रिकेट को मार डाला। ठीक, अब अमेरिका में आप आदमी को मार दीजिए, उतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अपने कुत्ते या कुतिया को मार डालिए, बहुत बड़ी बात है। मैं जब नागालैंड में था तो उस जमाने में नागा मेरे जो सिपाही थे कुत्ते भी खाए जाते थे, वहां कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर ये नागालैंड में मुख्यमंत्री के लिए लड़ रही होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अमेरिका में ऐसा लिख के इन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंशियल का जो है चांस गंवा दिया, मौका गंवा दिया कि अरे, लोगों ने बोला कितनी क्रूर है, रिपब्लिकन्स भी बोले कितनी क्रूर है ये, स्वयं अपनी कुतिया को स्वयं अपने हाथ से ठाए ठाए मार डाली। अभी राजस्थान में कभी मैं बीजेपी की जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो नया चुनाव था पिछले साल, तो हम लोग बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े थे, तो वहां जयपुर में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे इस पशु क्रूरता के खिलाफ। उन्होंने कहा गंगानगर में 8 कुत्ते मार डाले गए बेवजह, तो कुछ फॉरेनर उनके साथ जुड़ गए। तो जैसे ही महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं रक्षा भंडारी जी, वो जब आई तो उस लेडी ने जो कहा कि दे मर्डर 8 पपीज, तो उन्होंने क्या हो गया? यू आर सो रिडिकुलस, ऐसे करके और उठे। हाँ, तो उसी अपने पपी को मार के इनको पापी करार कर दिया गया। इनका वाइस प्रेसिडेंट बनने का जो मौका था वो चला गया। लेकिन अब ऐसी महिला होमलैंड सिक्योरिटी की इंचार्ज है, तो खौफ आ गया है। ये तो अपने कुत्ते को ही नहीं छोड़ी, ठाए ठाए करके जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को धमकाएगी। ये खौफ कुछ लोगों में है, डेमोक्रेट्स में है। ठीक, ये क्या होगा सर? पटेल का नाम चल रहा था।
या नहीं बना अभी वो। मैं आपको बता रहा हूँ कौन बना। अफवाह तो बहुत चलती है, ठीक है। अब एनर्जी सेक्रेटरी है क्रिस राइट, वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। अच्छा, ट्रम्प कैंपेन की प्रॉमिस क्या थी? वही सारा पेलिन ने जो नारा दिया था 2008 में, ड्रिल बेबी ड्रिल, आज से 16 कि खूब ड्रिल करो। तो ट्रम्प ने कहा हम ड्रिल करेंगे ऑयल एंड गैस के लिए खूब। अच्छा, ऑयल एंड गैस वाले को डिपार्टमेंट को एनर्जी सेक्रेटरी का हेड बना दिया है। ये फाउंडर था लिबर्टी एनर्जी का। तो इसने क्लाइमेट एक्टिविस्ट को अलार्मिस्ट बोला है कि डेमोक्रेट्स जो रिन्यूएबल्स के लिए प्रयास कर रहे हैं वो सोवियत एरा का, सोवियत तरीके का कम्युनिज्म है, सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म। इन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में कहा था देयर इज नो क्लाइमेट क्राइसिस एंड वी आर नॉट इन द मिडस्ट ऑफ एन एनर्जी ट्रांजिशन ईदर। तो अब ये बहुत बड़ा चिन्ह है कि ऑयल एंड गैस की तो बल्ले बल्ले होने वाली है, ठीक। तो अब आया एक बहुत बड़ा आदमी हर प्रशासन में, कुछ लोगों के हिसाब से सबसे बड़ा आदमी, ठीक है, अमेरिका का, वो होता है ट्रेजरी सेक्रेटरी। क्यों? पैसा है। बताइए क्यों? पैसा, धन, मनी। जिस राज्य का, ठीक है, जिस राज्य की तिजोरी खाली है वो राज्य नहीं रहता। मैंने आपको कई दफे कहा है, लेकिन ये इतिहास का अटल सत्य है। इसीलिए मेरे से बहुत से आईएएस अफसर बड़े नाराज फिर रहे हैं आजकल, नहीं जी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री बड़ी चंगी है जी, बल्ले बल्ले करो। हैं भैया, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में सब आईएएस बैठे हैं, आधे लोगों को इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता। हमारे ऐसे बैचमेट हैं जो कि वर्ल्ड बैंक में आके बैठे थे बाबूजी, और उनको क्वांटिटेटिव ईजिंग ठीक से नहीं पता थी और नाच रहे थे क्यूई बड़ी अच्छी है जी, क्यूई बड़ी अच्छी है, वेस्ट हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि वेस्ट बहुत। बिटिया को यहाँ अमेरिकी यूनिवर्सिटी में करा के गए, शायद सीआईए ने ग्रीन कार्ड भी दे दिया उनको। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे ज्ञानी गुरु हैं जो कि फाइनेंस चलाते हैं। तो ट्रेजरी सबसे अहम मेरे हिसाब से पोजीशन होती है किसी देश में, और यूके में तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर नंबर 2 पोजीशन होती है सरकार की। यहाँ पर भी बहुत बहुत अहम, बहुत सशक्त है ये, शक्तिशाली, शक्ति नहीं शक्तिशाली पद है। तो स्कॉट बेसेंट बने, क्या देखेंगे? टैक्स पॉलिसी, पब्लिक डेट, इंटरनेशनल फाइनेंस, सैंक्शंस। और ये कौन है? ये वॉल स्ट्रीट के फाइनेंसियर हैं। अच्छा, ये अमेरिका जैसे भारत का सिस्टम, उसमें एक खामी यह है कि डोमेन स्पेशलिस्ट है ही नहीं जी, बिल्कुल, ठीक है, संभव ही नहीं है। जैसे कल को मान लीजिए हमारा भाई है कैपिटल मार्केट्स का, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया कैपिटल मार्केट्स का हेड है, इंडिया प्रैक्टिस चलाता है। अगर मान लीजिए वो पैसा कमाने से, कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस से बोर हो जाए, कल को आके वो देश सेवा करना चाहे, उसके लिए विकल्प ही नहीं है जी। क्योंकि आईएएस जो उससे 100 जो है, भले ही कॉलेज में उससे 100 स्तर नीचे रहा हो, लेकिन चूंकि एक एग्जाम पार कर गया, वो कल्चर, एग्रीकल्चर और फाइनेंस सब चलाएगा, सर्वगुण संपन्न है, वो नेशनल आर्काइव्स भी चलाएगा, वो डिफेंस मिनिस्ट्री भी चलाएगा। मतलब वो अमिताभ बच्चन का बाप है, अमिताभ बच्चन तो उसका नौकर है। कर लेगा, हीरोइन के साथ गाना भी गा लेगा, ठुमका भी कर लेगा, सब कर लेगा, शेर व शायरी भी कर लेगा। मतलब जेम्स बॉन्ड भी उसके आगे फीका है। जेम्स बॉन्ड का भी डोमेन स्पेशलाइजेशन, पर आईएएस तो अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन का बाप जेम्स बॉन्ड का चाचा है जी। इनके यहाँ दूसरी दिक्कत है अमेरिका में। क्या दिक्कत है इनके यहाँ? इनके यहाँ क्या है कि ये ट्रेजरी में वॉल स्ट्रीट से बहुत लोग ले आते हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट भी लाए हैं, क्लिंटन भी लाए थे। उससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वहां अलग, अति सर्वत्र वर्जयते, आपने सुना होगा। तो इंडिया और पुरानी कॉलोनियों में एएस का प्रकोप है, पाकिस्तान में भी वही है, बांग्लादेश में भी वही है, श्रीलंका में भी वही है। कोई डोमेन स्पेशलाइजेशन नहीं है हर पुरानी ब्रिटिश कॉलोनी में। ब्रिटेन में है,
लेकिन कॉलोनी में नहीं है, क्योंकि कॉलोनी में तो उनको सिर्फ लंदन की बात सुननी थी ना। और मैं हमेशा कहता हूं कि आजादी मिल गई, लेकिन आज भी ये लोग नौकर का खाना खा रहे हैं, मालिक का खाना नहीं खा रहे। मालिक का खाना यूके खा रहा है, 100 उसमें गलतियां हो, उनकी इकोनॉमी भी धीरे हुई है, लेकिन हमसे तो बेहतर रन है ना। तो हम लोग अभी भी नौकर का खाना खा रहे हैं। इनके साथ ये है कि बिल्कुल अति पे आ गए हैं। वो ये लुटेरे को ही बुला लेते हैं और कहते हैं कि आ जा लुटेरा, तू ही चला तिजोरी अमेरिका में, क्योंकि एक तरह से वॉल स्ट्रीट लुटेरों का गढ़ हो गया है। फाइनेंशियलाइजेशन जो हुआ है एक्सेसिव अमेरिका का, उससे बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि फायदे जरूर हैं शेयर होल्डर कैपिटलिज्म के, लेकिन जब आप अति सर्वत्र कर देते हैं कि हर चीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट दिखाना है, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी आप बड़े शॉर्ट टर्मिस्ट हो जाते हैं। और क्या है कि शेयर होल्डर के लिए आप बाकी सारे समाज के इंटरेस्ट को स्वाहा कर देते हैं। क्योंकि सोचिए, कुछ चीजों में तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, शिक्षा में चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए। जहां जहां लॉन्ग टर्म चाहिए वहां अमेरिका बहुत कच्चा है। तो इन्होंने क्या किया है कि वही वॉल स्ट्रीट के फाइनेंसियर को लाए हैं, बेसेंट को। ये एक जमाने में जॉर्ज सोरोस के लिए काम करते थे। इन्होंने ट्रम्प की 2024 बिड का समर्थन किया था, और इन्होंने कहा है कि ट्रम्प वुड usher in a new golden age with deregulation, low cost energy and low taxes। तो आपको समझ में आ गया ये किस तरह के ट्रेजरी सेक्रेटरी होंगे। नया स्वर्ण युग, डीरेगुलेशन मतलब कानून कम, लो कॉस्ट एनर्जी और लो टैक्स, तो बिजनेस खूब बूम करेगा, नौकरियां खूब होंगी, काफी ये बिल्कुल खुली छूट देंगे। और ये अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के समर्थक हैं। इसका मतलब ये है बाकी देशों पे सैंक्शन, बाकी देशों पे पेंच कसना, ये सब करेंगे। इंडस्ट्री वापस लाना, नौकरियां वापस लाना, अमेरिका में ये इनका मूल लक्ष्य होगा, ध्यान होगा। ठीक, तो बेसेंट मजेदार हैं एक तरह से, लेकिन काफी कन्वेंशनल हैं ये, है ना। ये जो है सबसे कन्वेंशनल एक चॉइस है। ठीक, तो अब बात करते हैं कॉमर्स सेक्रेटरी की। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों कॉमर्स सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है, बताइए साहब। सर मुझे इतना ध्यान नहीं है कॉमर्स सेक्रेटरी का। हमारे यहाँ तो जैसे कॉमर्स सेक्रेटरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो देखता है ट्रेड, और ट्रेड ट्रेजरी देखती है कि भैया आपकी आमदनी, खर्चा, फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस, ब्रॉडर ओवरव्यू। लेकिन उसका एक भाग है कॉमर्स। ठीक है, हमारे यहाँ हम कॉमर्स पे भी ध्यान नहीं देते। जी बिल्कुल। नीति आयोग के जो अभी चेयरमैन हैं सुब्रमण्यम, वो कॉमर्स सेक्रेटरी थे अब नीति आयोग में। उसके पहले वो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे। तो मतलब ठीक है, ब्राइट आदमी कहे जाते हैं, और उनको थोड़ा शायद फाइनेंस वगैरह में भी रहे थोड़ा। बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो वाइस चेयरमैन है थोड़ा बहुत, पर उनको फिर वही मतलब कि डोमेन स्पेशलाइजेशन तो नहीं है ना। जी, ले देकर ट्रेड डील नेगोशिएट करने के लिए ट्रेड लॉयर, इकोनॉमिस्ट, इन सब की जरूरत होती है। तो इन्होंने जो है जिस आदमी को चुना है, हार्वर्ड लटनिक को, ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे कैंटर फिट्जजेरल्ड के। ठीक है, ये टैरिफ और ट्रेड एजेंडा चलाएंगे। तो लटनिक के बनने से कुछ लोगों ने को बड़ा मतलब सांस में सांस आई है, क्योंकि एक बड़े ही एग्रेसिव आदमी को ट्रम्प बनाने वाले थे, जिसका नाम था रॉबर्ट लाइटहाइजर।
हाँ, रॉबर्ट ने इस पे वीडियो किया था सर। रॉबर्ट लाइटहाइजर वकील रहे हैं स्कैडन आप्स में। स्कैडन बड़ी एग्रेसिव फर्म है और ये ट्रेड पॉलिसी इन्होंने बनाई थी ट्रम्प की पहली प्रेसिडेंसी में। प्रोटेक्शनिस्ट हैं ये चाहते हैं कि अपनी इंडस्ट्री को बचाओ, जॉब्स लेके आओ। ये चाहते हैं कि चाइना के जो अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं उन पे कंट्रोल करो। और लोगों को लगा था कि ये इनके ट्रेड जार होंगे, ठीक है। तो उनकी जगह बने हैं हार्वर्ड विलियम लटनिक। अच्छा, हार्वर्ड विलियम लटनिक उतने एग्रेसिव नहीं है। अच्छा, इनके साथ काफी त्रासदी हुई है। सितंबर 11 में इनके भाई मारे गए थे, अच्छा। ठीक है। तो कोलैप्स ऑफ टावर्स में जो है ये जो है इनके इनके भाई मरे, इन्होंने काफी मित्रों को भी खोया। ये ज्यूइश हैं, ये जेरिको न्यूयॉर्क में पैदा हुए, लॉन्ग आइलैंड पे। इनके पिताजी हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। इनकी माँ पेंटर और स्कल्प्टर थी। बड़े पढ़े लिखे परिवार से हैं। हार्वर्ड कॉलेज बड़ा अच्छा कॉलेज है पेंसिल्वेनिया में, वहां से हैं। और ये भी दिमागी आदमी हैं, लेकिन एक चीज है इनके साथ कि मतलब दानवान काफी देते हैं, लेकिन इनके साथ ये है कि ये भी टैरिफ में विश्वास करते हैं। और इनका मानना ये है कि अमेरिका में इंडस्ट्री आनी चाहिए। और ये केस है कि टैरिफ्स लगेंगी, चीन पे टैरिफ्स लगेंगी, ईयू पे। ये काफी प्रमुख पदाधिकारी होंगे ट्रंप प्रशासन, ठीक। अब आए हम तुलसी गैबर्ड, जिनको लेकर भारत में काफी खुशी है क्योंकि ये हिंदू हैं। तुलसी गैबर्ड जो हैं भारत की मित्र मानी जाती हैं। ये जो हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस घोषित की गई। ये आर्मी रिजर्व ऑफिसर थी, कांग्रेस वुमन रही हैं, प्रेसिडेंट के लिए लड़ी, फिर ये रिपब्लिकन बन गई और अब ये ट्रांजिशन टीम में। तुलसी गैबर्ड को लेकर CIA, स्टेट, बाकी में काफी हलचल है। कारण लोगों का ये मानना है कि ये कुछ ज्यादा ही करीब हैं डिक्टेटर से, ये कुछ ज्यादा ही करीब हैं रूस से। ये हो सकता है रशियन एजेंट हों। इनको लेकर लोगों में खुमार है कि इनको इंटेलिजेंस का कोई तजुर्बा नहीं है, डिप्लोमेसी का कोई तजुर्बा नहीं है। तो इनको लेकर भी काफी गहमा गहमी है। इनसे कुछ लोग खुश हैं, लोग कहते हैं कि ये लड़ाई को अंत करेंगी, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चैलेंज करेंगी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इनका चयन अलग किस्म का है, आउटसाइडर हैं, और वही उथल पुथल करने का इरादा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। आप बताइए, और लोगों की चर्चा करें कि इतना काफी है? एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की चर्चा कर लेते हैं जी, माइक वॉल्स। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक अहम पोजीशन होती है। अजीत डोभाल टाइप। अजीत डोभाल हम तो टीपू सुल्तान ने देखा देखी, क्योंकि अमेरिका में ऐसे है तो हमने भी कर लिया, चलिए ठीक है। तो और अजीत डोभाल तो अफवाह तो ये है कि न सिर्फ इंटेलिजेंस चलाते हैं, पर वो पूरी की पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री भी चलाते हैं। राजनाथ सिंह का कोई अधिकार नहीं है अफवाह के हिसाब से। तो खैर, अजीत डोभाल तो बिल्कुल भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं। अब उनको बात करनी होगी माइक वॉल्स से। अब माइक वॉल्स क्या हैं? माइक वॉल्स बड़े नामी गिरामी आदमी, एक ग्रीन बेरे रह चुके हैं, ठीक है। ग्रीन बेरे क्या होता है? ग्रीन बेरे एक तरह का कमांडो होता है, ठीक है। ये
जो हैं कांग्रेसमैन रह चुके हैं, ये इंडिया कॉकस के हेड थे, तो भारतवासी फिर खुश हैं। ये काफ़ी काबिल माने जाते हैं कुछ मामले में, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से लड़े हैं, जी। अ, ये जो हैं चीनियों के काफ़ी विरुद्ध हैं। इनका मानना ये है कि कोल्ड वॉर हैं हम, चाइनीज़ अमेरिका है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। इनका मानना ये, इन्होंने कहा था, ये पहले मेंबर थे कांग्रेस के 2021 में जिन्होंने कहा कि 2022 के विंटर ओलंपिक्स का बहिष्कार करना चाहिए अमेरिका को। इन्होंने कहा कि सीसीपी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का शॉर्ट फॉर्म सीसीपी, ने जेनोसाइड और इंटर्नमेंट किया है चाइनीज़ उइगरों का। ये चाइनीज़ उइगर मुसलमान हैं, चीन में, शिनजियांग में रहते हैं। इन्होंने कहा है कि एनस्लेवमेंट, फोर्स्ड लेबर एंड इंटर्नमेंट कैंप्स ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज इन चाइना, ये मंजूर नहीं है अमेरिका को। तो ये अगर आप देखिए तो काफ़ी हॉकिश, काफ़ी एंटी चाइना नज़र आता है मामला इनका। एंटी चाइना कैबिनेट है कई मामले में। जी। और एनएसए से बड़े खुश हैं हमारे भारतवासी। भारत में काफ़ी खुशी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अपॉइंटीज को लेकर, लेकिन एक चेतावनी मैं दूंगा कि आज नहीं तो कल सैंक्शन का असर भारत पे भी पड़ेगा। तो भारत पे क्या होगा? अब तक क्या था कि डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत प्रेशर डालती थी कि आप दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी हो, बोल सॉरी। दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी, बोल सॉरी। आप कश्मीर में गंदे काम करते हो, आपने सिखों को मरवा रहे हो, कनाडा में, हमारे यहाँ भी मरवाने की कोशिश कर रहे हो, आप मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। मैडोना का गाना है ना, और पापा डोंट प्रीच, और हमारे लोग बजाते थे पापा डोंट प्रीच। विदेश मंत्री जिनका लड़का स्वयं यहीं रहता है वॉशिंगटन में, ORF में है। तो ये सब लोग हमारे विदेश मंत्री, हमारे एनएसए, इनको बड़ी आपत्ति होती थी, भाजपा को खासकर, आरएसएस को भी। आरएसएस भाजपा की, आपको सबको पता है, ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयं संघ या राष्ट्रीय स्वयं संघ से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी उभरी। तो सब लोगों को आपत्ति रहती थी कि ये तो ठीक बात नहीं है ना। लेकिन डेमोक्रेट्स ने सैंक्शन भारत पे नहीं लगाए बहुत। इकोनॉमिक्स पे वही ट्रेड चलता रहा, सॉफ्टवेयर का चलता रहा, गुड्स का भी चलता रहा। तो बदलाव ये आएगा कि अब राजनीतिक प्रेशर नहीं का, प्रवचन नहीं रहेगा। भारत को मैडोना का पापा डोंट प्रीच नहीं बजाना पड़ेगा, गाना नहीं गाना पड़ेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स पे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार प्रेशर डाल सकती है। क्यों? क्योंकि वो डालेगी सब पे। भारत कोई अछूता नहीं रहेगा। वो कहेंगे देखो हमारी हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल हमको बेचनी है। इलॉन मस्क कहेगा तुसी ने असी को टेस्ला नहीं बेचने दिया हुए, जियो को कम करो, जियो को। स्टारलिंक खोल, मार्केट खोल, तो धीरू भाई अंबानी के लिए अच्छा ना हो। वैसे ही अमेरिका ने जो बाइडेन के ही राज्यकाल में अरेस्ट वारंट निकाल दिया है गौतम अदानी के लिए। हाँ, बिल्कुल। कितना बुरा हाल है, इस पे विस्तार में अगली दफे बात करेंगे। पर अमेरिका का प्रेशर तो है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैपिटल आता है इंडिया में आज भी अमेरिका से। तो इकोनॉमिक प्रेशर क्या होगा कि अब तक क्या था, डील अमेरिका डेमोक्रेट्स के अंडर ये था कि इकोनॉमिक आपको रिलेशंस अच्छे रहेंगे, पॉलिटिकल दबाव बना के रखेंगे कि तुसी हमारी तरह चलोगे, हम प्रवचन देंगे, रूस से तेल नहीं लोगे, अच्छे बच्चे की तरह पेश आओगे, क्लास में बाल काढ़ के आओगे, हाथ मुंह धोकर आओगे, नहा धोकर आओगे, जूता पॉलिश करके आओगे। और जो है भारत पहुंचता था, कहता था ओए नहीं सुननी थोड़ी बात, ओए कौन, आजादी मेरे को भी चाहिए। अब क्या होगा कि पॉलिटिकल फ्रीडम रहेगी,
आपको कश्मीर पे प्रेशर नहीं आएगा, आपको बहुत चीज़ों पे प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन अब इकोनॉमिक प्रेशर जम के आएगा क्योंकि अमेरिका फर्स्ट एजेंडा है, अमेरिकी जॉब्स ये बढ़ाना चाहते हैं, अमेरिकी डेफिसिट कम करना चाहते हैं, अमेरिकी ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहते हैं और अब जब प्रेशर बढ़ेगा, तो भारत के पास वो रीढ़ की हड्डी बची है कि भारत खड़ा हो पाएगा क्योंकि हमारी अशक्त ब्यूरोक्रेसी जो कि काफ़ी नालायक है और अज्ञानी है और अहंकारी है, अज्ञानी और अहंकारी है, जो कि काफ़ी मुश्किल में डाल सकती है किसी को भी। तो उसको सामना करना पड़ेगा एक अमेरिका का जो कि सैंक्शन, साम, दाम, दंड, भेद सब प्रयोग करेगा दबाव डालने के लिए इकोनॉमिकली। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया सॉफ्ट टारगेट है। हाँ, चीन फिर भी दिखा सकता है, खाएगा दो देगा ट्रेड में, भले ही लड़ाई में न दे पाए, ट्रेड में उनके पास भी लीवरेज है क्योंकि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन होगा चीनियों के खिलाफ उस पॉलिसी को करने से, ठीक। और ईयू के खिलाफ भी वो करेंगे पॉलिसी, ईयू को तो टारगेट करना ही चाहते हैं, तो वहां भी थोड़ा बहुत ईयू के पास लीवरेज है। हालांकि ईयू का तो हाल बहुत बुरा है, ईयू के बहुत से देश कर्जे में डूबे हैं, कंगाल हैं, लेकिन ईयू के पास भी क्या है ना, बहुत बड़ा मार्केट है, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। भारत तो अभी भी पर कैपिटा इनकम $2,500 के करीब है, नीचे थी पिछले साल वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, और अगर इन्फ्लेशन हो गया तो त्राही त्राही मच सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत का कुछ जरूरत से ज्यादा बल्ले बल्ले लोग न मनाए, जेब पे भार पड़ेगा कुल मिला के। तो सर, आपने खासा महत्वपूर्ण हमें जानकारियां दी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है उसका पहला मोटो तो है अमेरिका फर्स्ट। बिल्कुल। तुलसी गबार्ड या जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी के भारतीय होने का अपन खुशी मना सकते हैं, लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल प्रेशर कम हो रहा है तो आप इकोनॉमिक प्रेशर में आएंगे, ऐसा आप सर बता रहे हैं। सर, एक लंबी बात, ये बात एफओआई के पार्टनर मनु शर्मा ताल ठोक के बोल रहे हैं काफी दिनों से कि चाहे कोई आए, उन्होंने चुनाव के पहले कहा था, चाहे कोई आए, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, भारत पे दबाव तो बढ़ेगा। जी बिल्कुल, मनु जी की पॉलिटिकल समझ और उनकी जो इकोनॉमिक समझ बड़ी अच्छी है। बिल्कुल, और पॉलिटिक्स को जिस तरह से इकोनॉमी से कनेक्ट करते हैं 10 साल से ऊपर का साथ है हम दोनों का। वॉशिंगटन में हम दोनों लोग साथ रहते थे, वो तो स्वदेश लौट गए। तो मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि जो बात उनकी, जो वहां से वो आंकड़े देखकर, लोगों के भाषण देख के जो मूल्यांकन कर रहे हैं, वही चीज मुझे लोगों से मिल के बात करके बार बार सुनने में आ रही है रिपब्लिकन्स की। क्योंकि रिपब्लिकन कह रहे हैं कि अभी परसों रिपब्लिकन्स ने मुझसे कहा कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो, आपके टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर बहुत हाई है, आपकी जो सरकार है उसने हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया है, बल्कि एक पुराने एम्बेसडर जो कि यूएस एम्बेसडर रह चुके हैं नई दिल्ली में, उन्होंने कहा कि नई दिल्ली से ज्यादा ट्रांसैक्शनल जगह मैंने कहीं नहीं देखी। बोला किसी को रिलेशनशिप में दिल्ली में कोई मतलब नहीं है, लोग हमको ट्रांसैक्शनल बोलते हैं। बोले हम तो चाहते थे रिलेशनशिप, लेकिन हमको मिला सिर्फ ट्रांसैक्शन, क्या फायदा है और अभी क्या फायदा है। तो रिपब्लिकन्स में एक गलत या सही, अब ये धारणा मन में उनके बैठ गई है कि हमारा फायदा उठाया है भारत ने, नाजायज फायदा उठाया है। तो अगर वो उनके मन में है तो हमको तैयार रहना चाहिए कि अब वो क्या करेंगे। हमारे पास काट होनी चाहिए उसकी। तो तैयारी की जरूरत है, काट की जरूरत है, और उस काट वाली हिम्मत क्या हमारी पॉलिटिक्स या हमारी ब्यूरोक्रेसी में है? अब देखिए, अमेरिका में ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है,
लेकिन उसके बावजूद भी वो DOGE पहले तो हनीमून फेज रहेगा कुछ दिन साहब, कुछ दिन जी हनीमून रहेगा। लाए हैं, लेकिन हम क्या कर पाएंगे तमाम चीजों पे। नेशनल सिक्योरिटी पे तो थोड़ा फायदा होगा ना, क्योंकि वो चीन जो है, चीन और पाकिस्तान का अगर विरोध करेंगे मार्को रूबियो या तुलसी गाबर्ड जो है कहेगी कि भाई अब रूस यूक्रेन की लड़ाई बंद हो, तो भाई भारत पे दबाव कम होगा। तो शुरू में तो हनीमून रहेगा, फिर बाद में झगड़ा होगा कि आपने 4 बर्तन कम मांजे। तो वो लड़ाई होनी है, हनीमून पीरियड में है फिलहाल, और देखते हैं ट्रंप शपथ लेने के बाद क्या नए फैसले आते हैं, उन पे भी हम लगातार रूबरू रहेंगे। और खास और पैनी नजर के साथ अतुल सर हमारे साथ हमेशा लंबा समय देते हैं। सर आज भी बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी अपील करूंगा कि FO हिंदी को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि क्या कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।